इकोनॉमिक होता है। जीडीपी ग्रोथ के अंदर भी दो पार्ट थे, हमने पढ़ा था और मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, वहां भी करवाया था। और फिर मैंने कहा था इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। याद है आपको, मैंने समझाया था 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इंक्रीज इन जीडीपी, वो भी हमने किया था। फिर हम आगे थे उसके बाद मॉडर्नाइजेशन के ऊपर हमने कहा था इसको भी 2 एंगल से देखते हैं। कौन से 2 एंगल? इकोनॉमिक एंगल और सोशल एंगल। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और उसके बाद हम चले गए थे तीसरे पे, सेल्फ रिलायंस, जिसका मतलब था आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होना। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात एक आएगी इस वाले पॉइंट में, अभी लिखने वाले आप, जो पेपर में पक्का आती है, इसलिए इसको ख्याल से लिखेंगे। और चलो जल्दी से, क्या था मैंने कहा, इट हेयर रेफर्स टू सेल्फ रिलायंस ऑफ अ नेशन नॉट एन इंडिविजुअल। यहाँ पे हम देश की बात कर रहे हैं, एक इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश के सेल्फ रिलायंस होने की, एक देश के आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। ठीक है जी, आओ आगे लिखो। इट मीन्स reducing dependence on foreign aid. AID, on foreign aid. नाउ यहाँ पे जब आपने छोड़ा, इसको यहीं छोड़ के इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखो, अगली लाइन में चले जाओ, नेक्स्ट लाइन में लिखो, वाई शुड अ नेशन बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड at all? Why should a nation be dependent on foreign aid at all? ये क्वेश्चन लिख दो। अब इसका आंसर लिखो नीचे इसी के अंदर। Let us first understand the meaning of foreign aid. Let us first understand the meaning of foreign aid. इसका मीनिंग क्या है फॉरेन एड का, ये पेपर में आता है। अब ये वाली चीज पेपर में आती है, फॉरेन एड का मीनिंग क्या है। लिखो, इट इंक्लूड्स मोस्टली ऑफ लोन्स and to a much smaller extent of grants. Yeah, extent, EXTENT, extent of grants. Normally extended by the foreign government as a help to meet the shortage of capital funds in the country. आओ जी, आओ। To meet the shortage of capital funds in the country. कवर कर ले, इसको कवर कर ले। To meet the shortage of capital funds in the country. यहां लिखो, नोट डाउन द वर्ड्स। नेक्स्ट पैरा में आओ, नेक्स्ट पैरा में नोट द वर्ड्स एज अ हेल्प। नोट द वर्ड एज अ हेल्प, एज अ हेल्प को अंडरलाइन करो, नोट करो, एज अ हेल्प। अब लिखो या एज अ हेल्प। मैंने कहा नोट डाउन द वर्ड एज अ हेल्प, लिखो मत आप, आगे लिखो। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लिया तो आगे चलो। सेल्फ रिलायंस,
self reliance doesn't mean not dependence on all loans. Self-reliance doesn't mean not dependence on all loans from foreign countries. But not dependence on loans, but not dependence on loans as a foreign aid. Foreign aid means help. आगे ब्रैकेट में लिख लो help. अच्छा सुनो मेरी बात, इधर यहां तक पढ़ो और उसको समझना बहुत जरूरी है. देखो क्या मतलब है सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है. अभी खत्म नहीं हुआ पॉइंट, आगे लिखना है काफी, लेकिन यहां तक समझो. यहां तक एक क्वेश्चन पक्का बनता है पेपर में. सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है. मतलब होता है सेल्फ रिलायंस का फॉरेन एड. अब फॉरेन एड क्या होती है तो पढ़ो उसको गौर से, जरा नीचे रख के पढ़ो गौर से. फॉरेन एड क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एड. हाँ जी, कौन पढ़ेगा. हाँ पढ़ो आप. It includes mostly of loans and to a much smaller extent of grants, normally extended by the foreign government as a help to meet the shortage of capital funds in the country. Okay, आगे. As a self-reliance doesn't mean not dependence on all the loans, हाँ. from foreign countries, but not dependent on loans as a foreign aid. सुनो मेरी बात, सुनो इधर. जब हम बात सेल्फ रिलायंस की करते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक कंट्री किसी भी कंट्री से लोन नहीं देगी. दो तरह की बातें होती हैं, दो तरह के लोन होते हैं. एक होता है फॉरेन लोन्स, एक होता है फॉरेन एड. फॉरेन एड मतलब हेल्प. जब एक फॉरेन गवर्नमेंट किसी और गवर्नमेंट की हेल्प करती है टू मीट द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फंड्स इन द कंट्री, उसे कहते हैं फॉरेन एड. दैट इज अ काइंड ऑफ हेल्प. और मालूम है कोई भी देश किसी भी देश की हेल्प बिना किसी अपने फायदे के नहीं करता. जब कभी भी बिना किसी अपने फायदे के, इंटरेस्ट तो वो दूसरा हो गया, इंटरेस्ट नॉट कंफ्यूज, अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, उसके बिना नहीं करता. हम आगे लिखेंगे इस बात को. तो फॉरेन एड से मतलब है वो हेल्प जो एक कंट्री दूसरी कंट्री की करती है, एज अ लोन या हेल्प करती है दूसरी कंट्री की टू मीट द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल फंड्स इन द कंट्री. वो नहीं लेना चाहिए. सेल्फ रिलायंस का मतलब ये कभी भी नहीं है कि हम किसी भी कंट्री से लोन ना लें. हम लोन ले सकते हैं, हम वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले सकते हैं, हम दूसरी कंट्रियों से भी उधार ले सकते हैं, हम खुद की अपने आरबीआई से भी उधार ले सकते हैं. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम यहां आती है जब हम फॉरेन एड लेते हैं. और फॉरेन एड क्या होती है, कोई ऐसा पैसा जो दूसरी कंट्री दे एज अ हेल्प. हेल्प समझते हो, हेल्प क्या होती है. हेल्प का रिटर्न नहीं होता. जब आप किसी को मदद करते हो, अपने दोस्त को आपने पैसा मदद किया तो उसका रिटर्न नहीं होता, एज अ हेल्प है. और हेल्प जो होती है वो कभी भी सेल्फ इंटरेस्ट के बिना नहीं की जाती. तो सेल्फ रिलायंस से मतलब ये नहीं है कि डोंट टेक लोन फ्रॉम एनी अदर कंट्री, कट ऑफ कर दो. इसका ये मतलब नहीं है. जैसे आज की तारीख में भी आत्मनिर्भर जब कह रहे हैं, आज फिर यही कहानी चल रही है. वक्त अपने आप को दोबारा से दोहरा रहा है. मालूम है आज फिर यही स्टोरी चल रही है इकोनॉमी के अंदर. आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बार बार ये कहना पड़ रहा है क्या हो जाओ, सेल्फ रिलायंस. बोल रहे हैं ना बार बार, आत्मनिर्भर बनो, लोकल को वोकल बनाओ. सुना आपने ये बात, लोकल को वोकल बनाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ. वो उसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के सारे इंपोर्ट्स और बाहर के सारे एक्सपोर्ट्स बंद कर दो. ये मतलब नहीं है. उनका ये भी मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान बाकी सारी इकोनॉमी के साथ कट ऑफ कर दे. वो हो नहीं सकता क्योंकि हमने एलपीजी साइन की हुई है. याद है एलपीजी पॉलिसी 1991 में हम लोगों ने साइन की थी. अब हम बंद नहीं कर सकते रास्ते. आपके दिमाग में कभी आता होगा कि हमें बोला जाता है आत्मनिर्भर बनो, चाइनीज प्रोडक्ट को छोड़ दो, चाइना को छोड़ दो, उसके प्रोडक्ट्स को यूज मत करो. तो आना बंद क्यों नहीं हो जाते. आना बंद नहीं हो सकते. हम उसको आने को, उसकी एंट्री को बंद नहीं कर सकते. वो अब बंद नहीं हो सकता क्योंकि वी हैव ऑलरेडी साइन द पॉलिसी दैट इज कॉल्ड एलपीजी पॉलिसी. उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते.
और वो भी एलपीजी पॉलिसी जो हमने साइन की थी 1991 के अंदर, उस वक्त पे हमारे हालात इतने ज्यादा खराब थे, अगर एलपीजी पॉलिसी पे गवर्नमेंट साइन ना करती, हिंदुस्तान गवर्नमेंट साइन ना करती, तो हिंदुस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि हमारे देश के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते। आप पढ़ोगे, एलपी चैप्टर आएगा आगे। हम उस एक्सटेंट तक जा चुके थे जहां पे हमारे पास फॉरेन स्टॉक जो था, फॉरेन एक्सचेंज का स्टॉक, वो सिर्फ 7 दिन का बचा था, सिर्फ 7 डेज का फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक होता है। अब आगे पढ़ोगे, मैं भी नहीं समझा सकता सारा। वहां सिर्फ 7 डेज का स्टॉक बचा था। अगर हम एलपीजी पॉलिसी साइन ना करते तो हमारा देश जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता, व्यापार के अंदर जीरो हो जाता। तो हमें उस वक्त पे साइन करनी पड़ी थी एलपीजी पॉलिसी। तो आज हम इसी बात को दोबारा से दोहरा रहे हैं, सेल्फ रिलायंस। लेकिन फिर लोग उसको गलत समझते हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं कि डोंट टेक लोन फ्रॉम अदर्स, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है डोंट टेक द फॉरेन एड। और फॉरेन एड क्या होती है? हेल्प। वो नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? अब लिखो आप, अब आगे लिखो, इट इज, इस नेक्स्ट पैरा में आ जाओ। इट इज बिकॉज, क्यों नहीं लेनी चाहिए फॉरेन एड? वाई नॉट फॉरेन एड? ये लिख रहे हैं हम, क्यों नहीं लेनी चाहिए फॉरेन एड? इट इज बिकॉज foreign aid hits the economic freedom of the country. Hits the economic freedom of the country. ठीक है जी? There are many unjust conditions. Unjust, UNJUST. There are many unjust conditions attached with such kind of loans. There are many unjust conditions attached with such kind of loans. In most cases, sorry? Yeah. In most cases, these foreign aids are granted for a specific purpose. In most cases, these foreign aids are granted for a specific purpose. The country is not free to use foreign aid. The country is not free to use foreign aid according to its priorities. The country is not free to use foreign aid according to its priorities. Priorities, yeah. At the same time, every country would like to make efforts. Every country would like to make efforts to get rid of आजादी होना, get rid of such dependence as early as possible. By generating internal resources. By generating internal resources. Or by encouraging the automatic flow of foreign capital. Or by encouraging
द ऑटोमेटिक फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। फॉरेन एड क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण यह है, इट हिट्स द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ अ कंट्री। मतलब आप अपनी मर्जी से फिर कंट्रीज के अंदर काम नहीं कर सकते। जो देश किसी और, जैसे मानो आपको चाइना क्या कर रहा है, ये सबसे बड़ा काम जो है ना फॉरेन एड का, ये चाइना करता है, मालूम है। किसी भी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम है, चाइना सबसे पहले उसको पैसा देने को तैयार है, फ्री फंड का पैसा। फ्री फॉरेन एड फ्री होती है, हेल्प होती है, ये फ्री फंड का पैसा देने को तैयार है। मतलब आप सोचो कि कई देश तो ऐसे हैं जो चाइना ने पूरे खरीद लिए, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते बिना चाइना के इंटरफेरेंस के। ये सबसे बड़ी चीन की, जो आज की तारीख में सबसे बड़ी चीन की जो पॉलिसी है, वो यही पॉलिसी है, फॉरेन एड पॉलिसी। वो क्या करता है कि जिस किसी को भी प्रॉब्लम है, उसके दरवाजे पे जाके इतना पैसा छोड़ देता है कि उसको फिर अपना गुलाम बना लेता है, और यही काम होती है। मतलब इट हिट्स द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान के साथ चाइना कर रहा है, पाकिस्तान के साथ चाइना कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हो रहा है, यही काम हो रहा है ना। वो क्या करते हैं, इतनी सारी फॉरेन एड दे दी कि अब आप हिल नहीं सकते। जब आपकी इतनी हेल्प कर दी चाइना ने, तो फिर जो भी आपको करना है, अभी आज देखो ना, जब भूटान की बात करें, उसके बाद नेपाल की बात, नेपाल में क्या हुआ, इतने अच्छे रिलेशन हमारे इंडिया के साथ नेपाल के थे। नेपाल अकेला ऐसा देश है जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, मालूम है आपको, पूरे वर्ल्ड के अंदर अकेला ऐसा देश है जिसे सच्ची में हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, जहाँ सबसे ज्यादा मंदिर और सबसे ज्यादा हिंदू जहाँ बसते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन आप सोचो इतने अच्छे रिलेशन हमारे इंडिया के साथ नेपाल के चल रहे थे कि नेपाल के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में हैं, आप देख रहे हो, और यहाँ पे लोग बस गए हैं पक्के, नेपाल के कुछ लोग यहाँ बस गए हैं। इतने अच्छे रिलेशन हमारे थे, लेकिन अभी चाइना ने इतना पैसा नेपाल को दिया कि रिलेशन भी खराब कर दिए। बेइंतहा पैसा देता है चाइना, बेइंतहा फॉरेन एड देता है, और क्या करता है, पकड़ लेता है, कंट्री को जकड़ लेता है। यही काम हमने इसमें लिखा कि फॉरेन एड से जितनी जल्दी हो सके बाहर आना चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए। कैसे कैसे? दो तरीके से। कौन से दो तरीके, कैसे बाहर आ सकते हो? ओके, फॉरेन कैपिटल, दो तरीके से बाहर आ सकते हैं। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन जो है, ये जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा, ये वाला सेल्फ रिलायंस वाला, ये पक्का पेपर में आता है। इसके अंदर से क्वेश्चन पक्का आता है पेपर के अंदर। चाहे तो फॉरेन एड पूछ लेगा आपसे, चाहे पूछ लेगा मेथड्स टू कम आउट फ्रॉम दिस कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ भी पूछेगा, लेकिन आएगा पक्का पेपर के अंदर। ठीक है जी, चलो अगले में आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक में आओ, नेक्स्ट पॉइंट में आओ। नेक्स्ट है इक्विटी, या नेक्स्ट में आ जाओ इक्विटी। अब हम चौथे गोल की तरफ जा रहे हैं। पहला गोल हमने पढ़ा था जीडीपी ग्रोथ, दूसरा पढ़ा था मॉडर्नाइजेशन, तीसरा पढ़ा सेल्फ रिलायंस, और चौथा पढ़ रहे हैं इक्विटी। इक्विटी तो समझ में आता है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना। इक्विटी मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, अभी कैश फ्लो पढ़ के हटे ना, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल बोल रही है। ठीक, चलो आगे लिखो। इक्विटी मीन्स fair and equal distribution of benefits of economic growth among people. And reducing gap between poor and rich people, and reducing poverty. फिर से रिपीट करता हूं, इक्विटी मीन्स फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है जी, उसके बाद एंड रिड्यूसिंग गैप बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी। यह है इक्विटी का मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है उसे कम करने को कहा जाता है इक्विटी। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अमीर ज्यादा अमीर ना हो, गरीब ज्यादा गरीब ना हो, सब एक तरफ आ जाए, ऐसा ये हमारा टारगेट है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ, वर्ल्ड के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है, नॉट ओनली हिंदुस्तान।
आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ, अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब जैसा गरीब है, कहीं पे भी इक्वल नहीं हो पाया, है ना? सही कहीं इक्वल। अरे बीपीएल वाले को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने को जानता हूँ, मुझे क्या मालूम कौन बीपीएल वाला। अरे सच्ची में कोई बीपीएल वाला है ही नहीं। अभी पीछे उन्होंने 40,000 लोग पकड़े हैं हरियाणा के अंदर, जो बीपीएल कार्ड लेके बैठे थे और वो सारी की सारी फैसिलिटीज ले रहे थे, लेकिन उनके पास कोई बीपीएल का सिस्टम था ही नहीं। सब अमीर थे, वो सब जॉब्स में। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इसी में आगे लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी में लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। द ऑब्जेक्टिव इज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इक्विटी का? द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स ऑफ फूड, हाउस, education and medical facilities to all Indians. या मतलब सारे इंडियंस, सभी इंडियंस को जो है एटलीस्ट ये 4 चीजें, ये हमारा क्या मालूम, ये प्लानिंग थी हमारी। हमारा प्लान था कि सबको एटलीस्ट ये 4 चीजें मिल जाए। कौन सी 4 चीजें? खाना, कपड़ा, खाना, रहना और एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज। ये हमारी वो टारगेट था। आगे होगा क्या इससे? इट विल हेल्प, इससे होगा क्या? इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग, देखो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग, पता नहीं क्यों बैठ गया, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेंशन इन द सोसाइटी। आज ये बहुत बड़ी टेंशन है, मालूम है? जिस घर के अंदर ये हालात है वहाँ ये बहुत बड़ी टेंशन है। एजुकेशन की टेंशन है, घर की टेंशन है, खाने की टेंशन है। और उससे क्या होता है मालूम है? टेंशन से क्या होता है मालूम? बीमारियां। टेंशन से बीमारियां आ जाती है ना। इट विल रिड्यूस द टेंशन इन द सोसाइटी एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा चौथा सबसे बड़ा पॉइंट था, चौथा हमारा टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है जी, ये हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव था। और 5वां लास्ट ऑब्जेक्टिव लिखो, फुल एम्प्लॉयमेंट। बेटे कोई ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं थी। इक्विटी के अंदर हमारा सिर्फ ये टारगेट था कि सब लोगों को खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, उनको दवाइयां मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, बस। है जी? नहीं, हमारा ये हमारी सोच थी राजे, ये हमारी प्लानिंग है। दैट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। जब हमने पहली प्लानिंग की थी तो ये हमारा प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। कॉमन गोल्स ऑफ प्लानिंग, जो हर साल यही चलते हैं, आज भी यही है। आप आज अगर सुनोगे प्रधानमंत्री को बोलते हुए क्या बोल रहा है, आजकल उसने 175 लोगों को घर दिए हैं। 175 लोग ऐसे थे गरीब लोग जिनको घर दिए गए बना के, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको घर बना के दिए गए, है ना, एक योजना। अभी आज भी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी पाइपों के अंदर रह रहे हैं और स्टेशन के किनारे रह रहे हैं, उनके पास घर नहीं है। लेकिन ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, देश कुछ भी कर ले, ये कंट्रोल नहीं हो सकता है। हम कभी भी दोबारा वापस वहां नहीं आ सकते जहां पहले थे, और अब जहां हैं उसके आगे नहीं जा सकते। हम ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं हट सकता। रीजन आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। रीजन पॉपुलेशन, रीजन इज द पॉपुलेशन। आप यहाँ कुछ लोगों को ठीक करते हो, वहां कुछ लोग पैदा हो जाते हैं, कहां से ठीक करोगे बताओ? जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, तब तक आप कुछ नहीं। अब चाइना लेके आए ना कि 1 से ज्यादा अगर बच्चा है तो कोई भी एक गवर्नमेंट की उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जब तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा तब तक कहानी नहीं बनेगी, है? हाँ, कुछ भी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा तभी तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। हम लोग उस जगह पे बैठे हैं जहाँ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी कर ले। हाँ, ये थोड़ी ईमानदार गवर्नमेंट है, पहले वाली थोड़ी सी नालायक थी, लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। वो भी हम लोगों ने चुनी थी, ये भी हम लोगों ने चुनी है। ये थोड़ी सी ईमानदार है। ये ईमानदार इसलिए कि इनके आगे बाल बच्चे नहीं है। अभी मोदी का कोई लड़का होता तो मोदी शायद उसके लिए कुछ सोचता, कोई बच्चा तो है नहीं आगे सेट करना है जिसको, है ना। सोनिया गांधी के पास एक लड़का है, उसको सेट करना जरूरी है। वो बेचारा पढ़ा लिखा ढंग से नहीं है, इसे सेट करना जरूरी है, उसको बोलना भी नहीं आता, लेकिन इसके आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं, इसलिए ईमानदार है।
इसकी मम्मी है वो, जो आज भी बेचारी वो छोटे से घर में रहती है? सही बात है, कमेंट सेक्शन इसका देखेंगे इस वीडियो में। क्या? इस वीडियो में कमेंट सेक्शन हम जरूर देखेंगे। नहीं, सच्ची बात है ये। आप सच्ची में सोचो ना, मोदी ईमानदार किस लिए है? इसलिए ईमानदार है कि उसके ना तो कोई आगे ना तो पीछे कोई। किसके लिए पैसा कमाएगा? वो जितना कमा रहा सब दान कर देता है। क्या करेगा पैसे के बताओ? खिचड़ी खाने वाला आदमी है, 3 टाइम खिचड़ी खाता है, रोटी भी नहीं खाता ढंग से, खिचड़ी खाने वाला आदमी है? इसीलिए मुझे पसंद है। 18 घंटे काम करने वाला ईमानदार आदमी है। हाँ, उसकी ये नहीं कि सारी की सारी पार्टी ईमानदार है, पार्टी में है बेईमान लोग, लेकिन जो आदमी अगर लीडर जो होता है ना, लीडर अगर वो ईमानदार हो तो एटलीस्ट वो बाकी लोगों को ईमानदारी सिखा सकता है। ये प्लस पॉइंट है। इसलिए 2 बार से जीत रहा है, इस बार भी जीत जाएगा, है ना? इसीलिए आ जाओ। फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरा क्या है जी? ये मैं मोदी की बिना बात की ऐड दे रहा हूँ, बिना बात की मोदी की ऐड, मतलब इसको कटिंग कर देंगे, इसको काट देंगे। फिर लिखो फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट आल्सो रूल्स आउट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है मालूम है? फुल एम्प्लॉयमेंट, जितने भी लोग काम करने के काबिल हैं सबको रोजगार मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। सारे देश को काम नहीं मिलता, जो लोग काम करने के काबिल हैं, जो लोग अक्लमंद हैं, जिनका दिमाग काम करता है, जो वर्क फोर्स में आते हैं, उनको काम मिल जाए, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। हाँ बच्चियों, बाहर आ जाओ बस मोदी से, अब इधर आ जाओ। फुल एम्प्लॉयमेंट आल्सो रूल्स आउट, full employment also rules out the existence of poverty and unemployment. Full employment also rules out the existence of poverty and unemployment. अच्छा, कई बार लोग चिढ़ भी जाते हैं मालूम है आपको। आप ऐसे कमेंट अगर वीडियो पे देते हो और वीडियो लोग देखें, मेरी वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, मैं चाहता भी नहीं देखें, लेकिन लोग चिढ़ जाते हैं मालूम है। आप कैसे, अभी कोई कांग्रेस का आदमी मेरा वीडियो देखेगा तो उसको क्या लगेगा? उसको क्या लगेगा? सर कितने ज्यादा बीजेपी के हैं इधर? सर कितने ज्यादा बीजेपी के साथ जुड़े हैं? सर कितने ज्यादा बीजेपी के साथ? और सच्ची बताऊं, मैं सच बोलूं आपको, मैं तो वोट भी नहीं देता, मेरी वोट भी नहीं है। कमाल की बात यह है, मैं वोट भी नहीं दे सकता है। नहीं, आप तो दे पाओगे अगले साल से, दे पाओगे, लेकिन मेरी एज में मैं वोट भी नहीं दे सकता, मेरी वोट कार्ड भी नहीं है, मैं वोट देने का हक भी नहीं है, लेकिन फिर भी आई लाइक मोदी है। वो 2 नंबर बोलूंगा नहीं, 2 नंबर में दिया था। चलो आगे चलो, आगे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। इट इज सिचुएशन, लिखो इट इज अ सिचुएशन, या नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट इज अ सिचुएशन when everyone who is able and willing to work at the market wage rate is working. अरे जो मार्केट में तू अभी तू करके एमकॉम करके बैठ जाए, एमबीए करके, और तेरे को कोई 5,000 देगा तो तू 5 महीने थोड़ी करेगा। यू विल नॉट वर्क इन 5,000। तू बोलेगा इतना पढ़ लिख के 5,000 लूंगा क्या मैं, है ना? हर चीज के रेट सेट होते हैं कि भैया एमबीए किए तो इतने पैसे मिलने, दैट इज नॉट मार्केट वेज रेट। ठीक है, आगे लिखो, इट means everyone is engaged. It means everyone is engaged in some job activity which brings him the income. Which brings him income. या which brings him income. यानी जो भी काम करने के काबिल है, जो भी इंसान काम करने के काबिल है, उसके पास कोई ना कोई काम है, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। यही वाला सेम है ना टॉपिक, मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बार याद दिलवाऊंगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। यही सेम टॉपिक मैं आपको फिर से एक बार मैक्रो इकोनॉमिक्स में याद दिलाऊंगा, वहां पे हम फिर से इसको एक बार पढ़ेंगे जब उस चैप्टर को हम करेंगे। चैप्टर हमने अभी तक किया नहीं,
वो चैप्टर अभी तक हमने किया नहीं है, वहां दोबारा से आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो काम करने के काबिल है और जो काम करना चाहता है उसके पास कुछ ना कुछ करने के लिए है, दैट इज द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, आगे लिखो, इसी में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इट इंप्लाइज दैट, it implies that there should be a higher rate of active participation, higher वाला ऊंचा HIGHER, higher rate of active participation of the working age group in economic activities of the country. Of the working age group in economic activities of the country. नेक्स्ट पैरा में चले जाओ, अगले में, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन गोल ऑफ 5-year plans and it is directly related to economic growth of the country. And it is directly related to the economic growth of the country. देखो ऑफिशियली चैप्टर खत्म है, यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है ये वाला बुक के हिसाब से, लेकिन हम इसमें अचीवमेंट्स और फेलियर्स भी पढ़ेंगे। कॉमन गोल्स के अंदर आपने कितने गोल्स पढ़े, कितने गोल्स थे? 5। कौन कौन से 5? जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड वेरी गुड। 5 आपने पढ़ लिए, ये पक्का पेपर में आते हैं या इसके अंदर से कुछ पेपर में पक्का आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इकोनॉमिक्स का पेपर बने और ये टॉपिक ना आए, ये हो नहीं सकता। ये 100% पेपर में आएगा। इसके अंदर से कुछ ना कुछ आपको या तो पूरे के पूरे 6 नंबर में आ जाएंगे या इसके अंदर से छोटा टॉपिक आएगा जरूर। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। अब यहाँ ऑफिशियली चैप्टर खत्म है, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, आपकी बुक के हिसाब से यहाँ पे एंड है, लेकिन हम आगे करेंगे अचीवमेंट्स। लिखो, अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अचीवमेंट मतलब हमने क्या अचीव किया प्लानिंग करके, और फिर फेलियर्स क्या है। तो लिखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर लिखो, सक्सेस ऑफ प्लानिंग can be assessed in terms of assess करना मतलब एनालाइज करना। कैन भी एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज लिख सकते हो, ASSESSED assess या एनालाइज कर लो। सक्सेस ऑफ प्लानिंग कैन बी असेस्ड इन टर्म्स ऑफ the different parameters। हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। और पहला है नंबर 1, द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सबसे पहला पैरामीटर क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। लिखो इसके अंदर, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। या इसी के अंदर लिखो, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग से पहले, प्रायर टू प्लानिंग, द नेशनल इनकम,
at the rate of just 0.5%. Just 0.5% इन प्रायर टू प्लानिंग. जब प्लानिंग स्टार्ट हुई उसके पहले की बात, 51 से पहले की बात कर रहा है ना. 51 में पहली प्लान स्टार्ट हुई थी, लिखवाया था मैंने आपको. उसके पहले इंडियन इकोनॉमी वाज द स्टेगनेंट इकोनॉमी. इसी में लिखो, इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी. स्टेगनेंट मालूम है ना क्या होता है? ठहरी हुई इकोनॉमी, जिसका कोई विकास नहीं हो रहा है. इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी. Increase in national income during the first plan was 4.6% per annum. सोचो आप, was 4.6% per annum. हम 0.5% से पहली प्लानिंग के खत्म होते तक 4.6% पे आ गए थे. सोच के देखो आप, 0.5% से बढ़ के इंक्रीज कितना हो गया था? 4.6%. और टारगेट क्या था मालूम है? व्हाट वाज द टारगेट? तो लिखो, अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1% पर एनम. 2.1% का टारगेट था और हम कहा चले गए? 4.6% पे. ऑफ 2.1 पर. ये बातें नोट करने वाली हैं. अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1% पर एनम. आगे लिखो नेक्स्ट पैरा में इसी के अंदर, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 12th 5-year plan. During the 12th 5-year plan was 6.8%. And in 2018-19 it increased to 6.9%. अब सोचो, देखो कहानी क्या है. प्लानिंग से पहले हम 0.5% पे थे. इंक्रीज रेट जो होता रहा, इंक्रीज रेट 0.5%. पहली प्लानिंग खत्म हुई, पहली फर्स्ट प्लान के बाद हम आ गए 4.6 पे, जबकि टारगेट था 2.1%. मतलब कितनी बड़ी उछाल हमने लगाई, जंप लगाई. और उसके बाद जब तक 12th 5-year प्लान जब तक खत्म हुई, हम 6.8% पे थे. और अब 2018-19 के अंदर हम कितने पे रहे? 6. यहां तक का डाटा हमारे पास है, 6.9%. ठीक है जी. तो ये पहला सक्सेस है किसका? द सक्सेस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग करने का क्या फायदा हुआ? ये पहली अचीवमेंट हो गई, इंक्रीज इन नेशनल इनकम. आ जाओ दूसरा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. द सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. लिखो ओवर टाइम कॉमा पर कैपिटा इनकम. ओवर टाइम मतलब ओवर टाइम, बहुत सारे टाइम, ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, पर कैपिटा इनकम हैज recorded a significant rise. सिग्निफिकेंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट राइज ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू प्लानिंग. यानी प्लानिंग से पहले द रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम was nominal.
बहुत थोड़ा था। ठीक है जी, आगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग initially the pace of growth in शुरू में the pace of growth was slow. The pace of growth, the speed of growth was slow. It was just 2.7%. It was just 2.7% during first plan. During first plan. During 12th plan, we estimated a growth rate of 5.5%. It is a significant achievement of planning. ठीक है जी, यहाँ तक छोड़ेंगे बस। आज के लिए इतना ही आपके लिए। इकोनॉमिक्स के अंदर आप यहीं तक, कल और 2-3 अचीवमेंट्स पढ़ेंगे और इसके फेलियर्स को करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल इसका लास्ट डे रहेगा, कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलो।